घर में जो अलमारी थी, 2 अलमारी थी। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो 2 कमरे हैं जहाँ पर पूरा सब कुछ अब जल चुका है, वहाँ पर दो बेड थे, चेयर थी, स्टडी टेबल था, ड्रेसिंग टेबल था, उसके साथ अलमीरा थी। अलमीरा के अंदर कुरान शरीफ रखी हुई थी, इस दूसरी अलमारी में रामायण रखा हुआ था, और उसके साथ पूरा इधर मचान पे सारी किताबें रखी हुई थी। अब कुरान शरीफ जहाँ रखी हुई थी उसका लॉक तोड़ के उसे बाहर लाके वॉशिंग मशीन के ऊपर जलाया है। यहाँ पर कुरान जलाई गई है, तो बोल रहे वो तो हम कैसे मान लें कि कुरान जलाई गई है, वो तो आप कह रहे हो ना। मैंने सर तो वो इन्वेस्टिगेशन भी करना आपका काम है। मैं कह रहा हूँ मेरे घर में अलमारी में यहाँ कुरान रखी हुई थी, वो कुरान अलमारी से निकाल करके बाहर वो जला। कल जब पुलिस वाले आए और कुछ लोगों का ये कहना था कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, तो मैं ये बता दूं कि साल भर पहले ही हमने खुद जाकर के लाइट कटवा ली थी ताकि कभी कोई हादसा ना हो जाए, और मचान से उतार करके जलाया गया अलमारी से कुरान, और रामायण निकाल करके जलाया। का एंगल भी नहीं है। पहले उन्होंने शॉर्ट सर्किट बताने की कोशिश की, दूसरा एंगल बताने की कोशिश की, हमने खुद जला दिया। मैंने चोर समय की लोहे तक बेच जाते हैं, वो ज्यों का त्यों मेरे घर में रखा हुआ है। आज के टाइम में जनता की आवाज़ उठाना, पत्रकारिता करना, या कहूँ कि सच्चाई का साथ देना इतना मुश्किल हो गया है कि आप पत्रकारों को भी अपनी जान बचानी भारी पड़ जाएगी, अपने घर को बचाना भारी पड़ जाएगा। क्या ये सब कुछ है? और हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में, हम तवज्जो दे रहे हैं G20 पर, लेकिन क्या जनता के जुड़े हुए मुद्दों को उठाना, जनता के हक़ की आवाज़ बनना, ये गुनाह अजीम है? या फिर ये काम छोड़ दिया जाए? उस भोंपू और भांड मीडिया की तरह से सोशल मीडिया पर काम करने वाले, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने वाले, आपकी आवाज़ बनने वाले, अब पत्रकारों को भी क्या अपना गला घोटना होगा? क्या आप अपनी आवाज़ों को बंद करना होगा? और आप तक हर वो खबर जिसका सीधा असर, सीधा सरोकार आपसे होता है, क्या उस सब को अब बंद करना पड़ेगा? ये सवाल मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एक पत्रकार बहन और एक पत्रकार भाई, दोनों एक ही माँ बाप की औलाद, दिन रात, सुबह शाम जनता की आवाज़ को उठाने वाले, जब अपने ही लिए इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हों, तो सोचिए फिर किससे उम्मीद की जा सकती है। उन दोनों बहन भाइयों का घर पे इत्तेफाक से गैर मौजूदगी में उनका घर जला दिया गया, नजर आतिश कर दिया गया, उनकी तमाम किताबों को जला दिया गया, घर का ज़रूरी सामान सब फूंक दिया गया। और किसने फूंका, ये हमारा काम नहीं है बताने का, ये पुलिस देखे, जांच करे। थाने की दूरी उस सुल्तानपुरी इलाके में जिस जगह वो मकान जला है, वहाँ से महज कुछ कदमों की दूरी ही है। आप सोच कर देखिए तो सही ज़रा, क्या उन पत्रकारों का ये कसूर है कि वो आप तक हर खबर पहुंचाते हैं और दिन रात सिर्फ इसी काम में लगे रहते हैं कि सच्चाई लोगों की आनी चाहिए सामने, जो कुछ सरकारें कर रही हैं उसको उभारते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खुशबू अख्तर की और साथ ही नदीम अकरम की। दोनों ही मिलकर के आप देखते होंगे पल पल न्यूज़ चलाते हैं, हर मुद्दे को दिल्ली में उठाते हैं। उनका घर जला दिया गया, और उस पर भी विडंबना देखिए ज़रा। ये दिल्ली पुलिस की हम बात कर रहे हैं, जो ये कहती है हमेशा आपके लिए तत्पर। क्या ये है सच्चाई? फ़ोन करते रहे, बराबर पुलिस को बुलाते रहे, सारा दिन गुजर गया, FIR नहीं हुई, पूरी रात गुजर गई, FIR नहीं हुई, और अभी तक ये भी पता नहीं लगाया जा सका कि आखिर आग लगाने वाले बदमाश थे कौन और किस इंटेंशन से, किस मकसद के साथ इनके घर पर आग लगाई गई। मेरे साथ इस वक्त नदीम अकरम भी और खुशबू अख्तर भी दोनों जुड़ने जा रहे हैं पूरी सत्यता के साथ में कि क्या हुआ था, किस पर शक है, सब कुछ जो जलाया गया, क्या कुछ घर में जला। एक बार सबसे पहले मैं खुशबू आपसे पूछता हूँ, ये सब कुछ हुआ कैसे, क्या हुआ और किस तरह से ये आग लगी है? सुबह 6:12 पे नदीम भाई को फ़ोन आया हमारे पड़ोसी का कि भाई आपके घर से धुआं निकल रहा है। तो हमने पूछा कि क्या हुआ है, कह रहे भाई पता नहीं, बस धुआं निकल रहा है। हाँ। और धुआं निकलने के साथ साथ उसने 5 मिनट के अंदर बस ये फ़ोन हमें किया है कि अब आपके घर से तेज़ तेज़ लपटें निकल रही हैं। हम पैनिक हुए और हम अपने नोएडा वाले घर से यहाँ निकल गए आने के लिए। जब हम निकले हैं तो हम बार बार उनसे ये कह रहे हैं कि आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करिए, हम जब तक आएंगे तब तक। ये किससे कह रही थी आप? हम पड़ोसियों से कह रहे थे। अच्छा। फ़ोन पे। उसके बाद पुलिस को 100 नंबर पे कॉल किया है और उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है।
मैं जब तक यहाँ पहुँची हूँ, क्योंकि नोएडा से यहाँ आने में टाइम ऑलरेडी लगता ही है, हम जब तक आए हैं तब तक फायर ब्रिगेड घर में आग बुझाकर जा चुकी थी। उसके बाद मैं थाने पर पहुँची हूँ। मैंने उनसे कहा है कि मैम P2 373 में आग लगा दी गई है, वो मेरा घर है। मुझे आपका मकान नंबर है P2 373 सुल्तानपुरी है। हाँ जी। अच्छा, मैंने उनको बोला है कि वहाँ आग लगा दी गई है, मैं पत्रकार हूँ, मुझे FIR करानी है। तो वो सबसे पहले मुझ पे चिल्लाती हैं कि इतनी बार फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने मुझसे कहा ये है, कौन PCR की बोल रही थी या नहीं, फिर जो थाने में हेल्प डेस्क पे बैठती हैं, उन्होंने मुझसे ये बोला। मैंने उनसे बड़ी पोलाइटली कहा, मैडम किसी का भी घर बचेगा तो आप 10 बार की बात कर रही हो, 100 बार लोग फ़ोन करेंगे। कहते कोई कुछ नहीं होना, अब हो गया, जो होना था वो हो गया, अब कुछ नहीं होना है। मैं वहाँ से चुपचाप आ गई। मैंने DCP को फ़ोन किया, मैंने ACP को फ़ोन किया, किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद ACP मंगोलपुरी को मैंने फ़ोन किया है। मैंने बताया है मैं पत्रकार हूँ, दबे कुचले तमाम जो मजलूम पक्ष है मैं उनकी खबरें दिखाती हूँ। मुझे लगातार रेप थ्रेट्स मिलते हैं, जान से मार देने की धमकी मिलती है, और मुझे शक है कि मेरे घर को भी इसी वजह से निशाना बनाया गया है। और मैं इस वक्त बस इतना चाहती हूँ कि ये FIR दर्ज की जाए, क्योंकि मेरे घर में जो अलमारी थी, 2 अलमारी थी। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो 2 कमरे हैं जहाँ पर पूरा सब कुछ अब जल चुका है, वहाँ पर दो बेड थे, चेयर थी, स्टडी टेबल था, ड्रेसिंग टेबल था, उसके साथ अलमीरा थी। अलमीरा के अंदर कुरान शरीफ रखी हुई थी, इस दूसरी अलमारी में रामायण रखा हुआ था, और उसके साथ पूरा इधर मचान पे सारी किताबें रखी हुई थी। अब कुरान शरीफ जहाँ रखी हुई थी उसका लॉक तोड़ के उसे बाहर लाके वॉशिंग मशीन के ऊपर जलाया है। अब मैं वॉशिंग मशीन इतना स्ट्रांगली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पर उसकी मोटर दिखाई दे रही है, और घर में जितना भी सामान था अब सिर्फ उसकी राख वहाँ पर दिख रही है। और जब फोरेंसिक की अभी रिपोर्ट आनी है, लेकिन फोरेंसिक जब जिस वक्त आई थी तो मैंने उनसे कहा था कि सर, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं आपके साथ ऊपर चलूँगी। तो वो मुझे लेके गए और उन्होंने जले हुए पलंग की एक लकड़ी निकाली, स्मेल किया, और उन्होंने कहा कि कोई किसी चीज़ से आग लगाई गई है। मैं नहीं कहूँगी कैरोसिन है, डीजल है, कोई है। ये किसने कहा? FSL की टीम वालों ने? हाँ जी। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हम अपनी रिपोर्ट में भी यही लिखेंगे। उसके बाद मुझे पता भी नहीं था कि घर में रामायण जलाई गई है। रामायण जो फोरेंसिक टीम थी उनके पैर के सामने से ही निकली है। उन्होंने उसके अवशेष उठाए हैं और डब्बे में डाले हैं। उसके बाद उनका सिर्फ एक ही बात पे जोर था कि दिखाओ कुरान कहाँ है, दिखाओ कुरान कहाँ है। मैं उनको लेके गई। घर में करीब 9 बजे फोरेंसिक टीम आई है। घर में से आग निकल रही, वो धुआं निकल रहा था, इतना हीट था कि छत बार बार गिर रहा था। रात के 9 बजे भी, क्योंकि और घर सुबह 6 बजे जला था, इतना बुरा हालत था। तो फोरेंसिक टीम को जहाँ जहाँ मैंने बोला, उन्होंने घर गिरने के डर से उन चीज़ों में नहीं देखा है। उसके बाद बाहर आके मैंने उनको दिखाया है कि सर, अगर ये नॉर्मल इंसिडेंट होता तो वहाँ पर सब कुछ रखा हुआ था, मतलब अलमारी के अंदर कबर्ड में ही सब कुछ होता जी, वहीं पर ही जलता जी। ठीक है। हाँ। वो लेकिन बाहर दूसरे वाले रूम में लाकर, जहाँ चेयर रखी हुई है, हमने आपको दिखाया, वहाँ पर जाकर उसे जलाया गया है। और ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक को मैंने बताई हैं। और सुबह 12 बजे से लेकर 6-7 बजे तक, 8 बजे तक मैं थाने में थी। मैं कंप्लेन लिख के लेके गई हूँ। वो जब मैं थाने में थी तब वो यहाँ आए हैं और नदीम को धमका रहे हैं कि आप, पुलिस धमका रही है जी। राकेश कुमार उनका नाम है। वो वहाँ पर आए हैं, उन्होंने नदीम भाई को बोला है कि ये धार्मिक एंगल निकाल लो, FIR हो जाए, ये नॉर्मल मामला है। नदीम से ही पूछ लेता हूँ, नदीम ये किस बात पे धमका रहे थे? पुलिस पहले आपकी कंप्लेंट नहीं ले रहे थे? जो आप बयान दे रहे थे वो नहीं कर रहे? खुशबू जो है थाने में जो हम बता रहे हैं वो नहीं ले रहे थे। और जब हमने वो आए हैं, सीधा बोल रहे हैं यहाँ रह क्यों रहे, आप बेच दो ना इसे, यहाँ रह करके क्या होगा। अच्छा, उनका सीधा था। तो मेरा उनसे ये कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कह रहा है? इन्वेस्टिगेशन क्या नाम है उनका? राकेश कुमार। अच्छा। वो आए, बोल रहे यहाँ रह क्यों रहे हो, बेच दो ना इसे। मैंने, सर ये मेरी जगह है, मैं चाहे मेरे वालिदैन की जगह है, मैं चाहे उधर कब्र खोदूं अपनी, चाहे कुछ भी करूं, वो मेरी जगह है। तो बोले आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, आप ऊपर आइए। मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कुरान जलाई गई है। तो बोल रहे वो तो हम कैसे मान लें कि कुरान जलाई गई है, वो तो आप कह रहे हो ना।
मैंने सर तो वो इन्वेस्टिगेशन भी करना आपका काम है। मैं कह रहा हूँ मेरे घर में अलमारी में यहाँ कुरान रखी हुई थी, वो कुरान अलमारी से निकाल करके बाहर वो जला रहे हैं। और मेरे एक मचान है पूरा जिसपे अब्बा को क्रिकेट सम्राट पढ़ने का शौक़ था, पुरानी किताबें थी, अम्मी को खूबसूरत अंदाज महकता असल पढ़ने का शौक़ था, वो पूरी किताब मचान से निकाल करके बाहर जलाई गई है। तो बोल रहे ये हुआ नहीं होगा, हुआ ये होगा। दरअसल वो अपनी कहानी बताने लगे। वो ये मुझे कह रहे हैं कि ये हुआ होगा कि जब फायर ब्रिगेड वाले आए हैं उन्होंने आग बुझा दी है, जब ज़्यादा आग लगी होगी तो उन्होंने किताबें बाहर निकाल करके फेंकी हैं। अच्छा, यानी फायर वालों ने फेंकी है। मैंने बोला कि मेरा एक लकड़ी का गेट था सर, अगर वो जला है तो वो जलता तो आगे गिरता या पीछे की साइड में पूरा का पूरा। पहले लकड़ी के गेट को तोड़ा गया है, पीछे फेंका गया है, तब आग लगाई गई है। क्योंकि उधर जब लकड़ी का गेट टूटा हुआ मैंने देखा है तो उसमें सिर्फ जो जॉइंट होते हैं हर उसमें जॉइंट लगे हुए हैं, लकड़ी का गेट पीछे गिरा हुआ है। अच्छा, यानी कब्जे जो होते हैं वो कब्जे जॉइंट में अभी भी वैसे ही लगे हुए हैं। अच्छा, पीछे गेट पूरा गिरा हुआ था। ओके। तो मैंने ये कहा कि मैंने सर ये है, तो बोले नहीं ये हुआ होगा कि जब ये भी कह रहे होंगे फायर वालों ने ही तोड़ा होगा। वो होता है कि जब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वालों ने लात मार करके उसे तोड़ा होगा। ओके। फिर आज भी यही बातें कि बोले, मैंने बोला कि सर हमारा लॉक जो है मेन लॉक नीचे से टूटा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि जी अपनी कहानी बताने लगे कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। मैंने सर वो इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। अगर मुझे ही पता न लगाना होता तो मैं खुद पता लगा लेता। एफआईआर में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है? एफआईआर में तो हमें मतलब सुबह 6 बजे के आसपास कॉल आया फरहान भाई कि आपके घर में आग लगी है। हमने लोगों को बोला कि आप 100 नंबर पर कॉल करिए, फायर ब्रिगेड को रात आग लगी थी लेकिन रात किसी ने कॉल नहीं किया। किसी ने कॉल नहीं किया। सुबह लोगों ने धुआं देखा है तब कॉल किया है पड़ोसियों ने कि आग लगी हुई है। और वो सीसीटीवी फुटेज हमने पड़ोसी के घर में सीसीटीवी था, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है। तो हमने कहा कि बोले देखो जी यहाँ से तो हुआ नहीं है, कोई कैद हो नहीं रहा, तो ये घटना घटी कैसे? मैंने सर ये भी तो हो सकता है कि कोई छत के रास्ते से आया हो। बिल्कुल। और जो आग लगाएगा, यही है कि आग लगाई गई है। आग लगाई गई है। हमें पूरा डाउट है कि घर को जानबूझ करके टारगेट किया गया है। जिस हिसाब से हम खबरें करते हैं, जो माहौल आज के दौर में हम देख रहे हैं, सबको पता है कि एक नदीम अकरम का घर है, वो यहाँ रहते थे, तो जानबूझ करके ये टारगेट किया गया। जानबूझ के टारगेट किया गया। पुलिस को बताइए खुशबू ये तमाम बात सारी जानबूझ कर किया गया है। हम पत्रकार हैं, हम खबरें लोगों की, जनता की आवाज़ है, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हमारा घर ये थ्रेटन करके जलाया गया है। जी बिल्कुल, मैंने यही तब क्या कहा उन्होंने बोला कि हम एफआईआर लिख लेंगे। वो 2 बजे की बात थी और रात 11 बजे तक मैं थाने में ही थी और उन्होंने मेरी एफआईआर नहीं लिखी है। मैं बार बार उनको ये कह रही हूँ कि सर आप मेरी ये एफआईआर की कॉपी है, ये एफआईआर की कॉपी है। मैं उनसे बस एक बार कह रही हूँ सर ये मेरी कंप्लेन है, आप मुझे रिसीविंग करके दे दीजिए, और उन्होंने मुझे रिसीव करके नहीं दिया है। फॉरेंसिक टीम के पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो मेरे को नीचे लेके आए हैं और उन्होंने कहा है अब थाने पे पहुंचो, एफआईआर आपको वहीं मिलेगी। इस बीच में एक चीज़ ये भी हुई कि जब फॉरेंसिक की टीम आई हुई थी तो उनसे बात हुई, तो वो नीचे लेकर के आए खुशबू को। तो वो कहते हैं कि एक प्लेन पेपर देते हैं, बोलते हैं इस पर साइन कर दीजिए आप। तो खुशबू ने बोला कि मैं ऐसे कोरे कागज़ पर साइन नहीं कर सकती, आप कुछ लिखिए इस पर। बोले आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, आप इस पर साइन कर दीजिए। खुशबू ने कहा कि मैं फ़ोटो खींच लेती हूँ सर, मैं जो साइन कर रही हूँ प्लेन पेपर के, तब आपको बोल देती है। बोले जब आपको भरोसा ही नहीं है तो रहने देते हैं। अच्छा, हमने जो एफआईआर दर्ज की है मैं देख पा रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए ज़रा, 436 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। और इस एफआईआर में क्योंकि इनको डाउट है कि एक से ज़्यादा लोगों ने घर में आग लगाई होगी, और भी दूसरे जो ये बयान दे रही हैं उससे रिलेटेड कोई धारा लगाई नहीं गई है। ये भी एक बड़ा सवाल है। किसी तरीके की कोई लीगल हेल्प या कुछ मदद मिल सकी पत्रकारों की तरफ से भी, वकीलों की तरफ से भी? वकीलों से मेरी बात हो रही है। कल मेरी एफआईआर रात में जो 1 से 1:30 बजे के आसपास जो दर्ज हुई है, वो बड़ी संस्थान की सीनियर जर्नलिस्ट के कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को, और उन्होंने भी मुझे ये एफआईआर नहीं भेजी है। मुझे जर्नलिस्ट ने फॉरवर्ड किया है कि आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है। मैंने जब इसे पोर्टल पे चेक किया तब तक वो अपलोड भी नहीं हुई थी। सुबह 10 बजे मुझे फ़ोन आया है कि आपकी एफआईआर लिख ली गई है, आप अभी के अभी थाने आकर अपनी कॉपी लेके जाइए। उसके बाद जब हम 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं, तब हमारे आने के बाद उन्होंने हमारे घर को सील कर दिया कि कोई भी ऊपर जाके ना देख सके। जो हम बार बार बोल रहे हैं कि कुरान जलाया, रामायण के अवशेष तो वहाँ मिले, हमें तो पता भी नहीं था कि वहाँ पर रखे हुए हैं। उसके जब से उनको पता चला है कि रामायण भी मिला है, तब से
कोई कुछ करना नहीं चाह रहा है। बस वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे ना मीडिया आए, ना हम सवाल उठाएं, यहाँ पे कोई डेलीगेशन नहीं आना चाहिए। जितने भी जानने वाले हैं वो आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्या हुआ है, सब लोग हैं, कई लोग आए, पत्रकार भी आना चाहते हैं, चैनल्स के लोग आना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। तो आज जब मैंने उन्हें बोला कि मैंने सर लोग हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी तो आएंगे, देखना चाहेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ। बोल रहे हैं हम इसलिए तो लगा रहे हैं कि आप बार बार मीडिया वालों को बुला रहे हैं। अच्छा, वो चाहते ही नहीं कि इस पर ज़्यादा बात हो। पुलिस का कोई गुड वर्क होता है तो पुलिस कहती है आइए दिखाइए, और हमारे साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो घर जल रहा है, तो उसके लिए कोई खबर नहीं है। वो मैंने उन्हें यहाँ बोला भी कि मेरा नुकसान जो है वो 2nd फ्लोर पर हुआ है। आपको अगर रैप करना है तो जिस जगह मेरा गेट है आप उस जगह रैप कर दें, हम अंदर नहीं जा सकते जहाँ घटना घटित हुई है। अब वो बोल रहे हैं यही जीना तो मेन है जिससे आप लोग ऊपर जाओगे। अब मेरा 1st फ्लोर पर जो जीना है उसी से किचन से लग करके और उससे लग करके उन्होंने दीवार को पूरा ऐसे रैप कर दिया है, पूरा ऐसे रैप किया है कि कोई अब ऊपर जा ही नहीं सकता। अच्छा, पूरी तरह बंद कर दिया, पूरी तरीके से। तो एक सवाल उनसे ये भी पूछ लेते नदीम, कब तक के लिए बंद किया है? हम अपने घर कब तक नहीं आ सकते भाई? बोल रहे हैं कि अभी हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब कोई भी ऊपर नहीं जाएगा, आप कुंडी लगाए हो, अब हम देखेंगे। मैं आप दोनों, हाँ उसमें ये है कि वो पहले पूरा घर लॉक करना चाह रहे थे, मैंने चाबी देने से इनकार कर दिया, तब उन्होंने हमारा 1st फ्लोर ही सील किया है ताकि कोई 2nd फ्लोर पे जाके या छत की तरफ जाके कोई देख ना सके। आप लोग पिछले कितने टाइम से इस घर में नहीं है, सुल्तानपुरी वाले में? 1.5 साल से तकरीबन। अम्मी का इंतकाल हुआ था 3 साल, तो हम लोग अम्मी बीमार थी तो हम लोग अपने साथ में ही थे। तो अम्मी का इंतकाल हुआ तो सारी चीज़ें तदफीन वगैरह उनकी वहीं हुई, हमने सब वहीं करा सुल्तानपुरी में। सुल्तानपुरी में उसी घर पे किया था जाकर के, क्योंकि अम्मा की आखिरी ख्वाहिश थी, क्योंकि हम लोगों का एक जुड़ा हुआ है, क्योंकि बचपन हमारा वहाँ बड़ा हुआ। तो अब हम घर में 3 लोग रह गए, अब्बा, बाजी, मैं। तो ये था कि जो भी रहेंगे हम लोग सब साथ में रहेंगे। मेरा ये था कि मैं हर हफ्ते 10 दिन पर वहाँ जाता था, कुरान शरीफ थी ऊपर अपनी स्टडी रूम पे जाकर के तिलावत करता था, वहाँ दोस्तों यारों के साथ वक्त बिताया अपना, यहाँ नोएडा वाले घर पर आ गए। तब से फिर यहाँ रह रहे थे? तब से अब डराना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से करते हैं सबको पता है। और आज के टाइम पर हमारे जो साथ पढ़ने वाले थे वहाँ के लोग कई बार सोशल मीडिया पर ये तुम क्या कर रहे हो, नॉन मुस्लिम लोग, अच्छा, वो बोलते हैं कि यहाँ क्यों कर रहे हो आप गवर्नमेंट के बारे में क्यों बोल रहे हो, केंद्र सरकार के बारे में बोलते हो, मुस्लिम के बारे में तो तू बड़ा दिखाता है, तू यहाँ क्यों नहीं आता है, बल्कि मेरे साथ में पढ़ने वाले लड़के तू कभी हमसे आकर के मिल। तो ये सब हमें फेसबुक पर लगातार होता रहता था। मैंने यार कोई बात नहीं, हमारे यार दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, आज नहीं तो कल समझ जाएगा। तो इतना ज़्यादा वहाँ हो चुका था माहौल के, सबको पता था कि ये नदीम अकरम कहाँ से निकल करके कहाँ पहुँचे हैं। तो उन्हें ये पता था, वो जानबूझ करके टारगेट है कि कहीं ना कहीं से इन्हें डराया जा सके, धमकाया जा सके। तो इसी यानी पत्रकारिता छोड़ दें हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले कोई धमकी वगैरह आई है खुशबू, नदीम, आप लोगों को कोई धमकी, कोई FIR या कंप्लेंट कराई हो कभी? लगातार मुझे रेप थ्रेट, जान से मारने की धमकी व्हाट्सएप पे लगातार आती है। मैंने 2 बार कोशिश किया था कंप्लेन करने की, जब हम न्यू अशोक नगर में थे, तो उन्होंने कहा मैडम ये तो आम बात है, आप इस पे ध्यान मत दीजिए, ऐसे ध्यान देंगी तो काम नहीं कर पाएंगी। 2 बार ऐसा हुआ। उसके बाद जब आपने दोनों ही बार में कोई मामला दर्ज नहीं कराया? मैं दोनों बार ही उनको इन्फॉर्म किया था कि सर ऐसा, पुलिस को। कौन से थाने की? न्यू अशोक नगर। अच्छा। उन्होंने मुझसे ये बोला मैडम ये तो रोज का काम है, अगर इस पे ध्यान दोगे तो काम नहीं कर पाओगे। उसके बाद से लेकर करीब 2017 से लेके हम 23 तक पहुंच गए हैं। मैं आपको अपना इनबॉक्स चेक कराऊंगी, पल न्यूज़ का पेज चेक कराऊंगी, कमेंट्स चेक कराऊंगी, रेप थ्रेट, जान से मारने की धमकी। हमने जब इससे डरना बंद कर दिया तो हमारा घर जला दिया गया, और हमारा जुर्म इतना ही है कि हम मजलूम पक्ष की खबरें दिखा रहे हैं। जब घर जला दिए जाते हैं हम उनके घर पर जाके बताते हैं, हम विक्टिमहुड दिखा रहे हैं। और आज के टाइम पे मुसलमानों पर हो रहा है तो हम मुसलमानों की खबरों को दिखा रहे हैं। जब जिस पर भी जुल्म होता है हम उनके पास जाते हैं, उनके पक्ष को दिखाते हैं, और उसी की सज़ा है कि आज मेरे घर को जला दिया गया। अभी पिछले ही दिनों में नूह में जाके जिनके घर जलाए गए उनके घर की राख दिखा के आई थी। नहीं पता था कि 15 दिन के बाद मैं मेरे घर की राख उठा रही होंगी। वाकई बहुत दुखद है, और ऐसा लगता है कि शायद, लेकिन इस तरह के दंगाई बलवाई लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर वो सोचते हैं कि मार डालेंगे या जला देंगे, घर को ख़त्म कर देंगे, तो ये उनकी भूल है। जहन से अपने निकाल दे, यह आवाज़ ना कभी दबेगी और ना कभी दबी है, ये याद रखिएगा। सच्ची पत्रकारिता करने वाले ऐसे लोगों को ना अपनी जान की परवाह होती और ना ही अपने घर की, ना अपने लोगों की। क्यों कि सिर्फ वो आप लोगों तक, जनता तक, लोगों तक जुड़े होते हैं। उनका काम सत्यता से सिर्फ आवाज़ को उठाना है। और आप सोचिए जिस तरह से खुशबू अख्तर बता रही हैं कि लगातार इनको इस तरीके की
धमकियां मिलना कि रेप की बात सामने आ रही है, इनसे कहा कि रेप की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कुछ और तरह की थ्रेट्स दे रहे हैं। बहुत मुमकिन है घर के अंदर घुस करके आग लगाई हो। ये देखना होगा दिल्ली पुलिस को, ये देखना होगा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को जिन्होंने आकर के वहाँ पर जांच की, ये देखना होगा उस क्राइम टीम को जिन्होंने आकर के वहाँ देखा। अगर वहाँ पर खुद पुलिस के अधिकारी अनऑफिशियली बता रहे हैं कि यहाँ इस घर के अंदर कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट छिड़क कर आग लगाई गई है, नहीं मैं जानता और ना ही ये दोनों जानते कि आखिर क्या वहाँ पर रख कर जलाया गया, क्या छिड़क कर जलाया गया, पेट्रोल डाला गया, डीजल फेंका गया, केरोसिन डाला गया, कुछ नहीं पता। लेकिन घर तो पूरी तरह से जल गया ना। और जैसे ये लोग बता रहे हैं कि उल्टी दलीलें इन्हीं के ऊपर डाली जा रही हैं कि जब फायर वाले आते आग बुझाने के लिए उन्होंने फेंक दिया होगा, उन्होंने आग बुझाते वक्त तोड़ दिया होगा। घर के अंदर आग लगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। पिछले कुछ टाइम से ये लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं, अपने दूसरे नोएडा वाले मकान में रह रहे हैं माँ के इंतकाल के बाद से। लेकिन ये बहुत बड़ी एक गुत्थी है जिसको दिल्ली पुलिस को सुलझाना ज़रूरी है। हम लोग भी पुलिस की आवाज़ बनते हैं, पुलिस के हर काम को अच्छा हो बुरा हो सब कुछ दिखाते हैं। तो क्या हमारे ऊपर जब जुल्म होगा, जब हम खुद मजलूम हो गए, हमको नहीं दिखाया जाएगा, हमको नहीं पुलिस सुनेगी, हमारे साथ नहीं इंसाफ होगा? ये मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ जो लोग इस वक्त में ये हमारा पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं। यकीनी तौर पर आप लोग पल पल न्यूज़ भी देखते होंगे, आप लोग हिंदुस्तान लाइव भी देखते होंगे और बहुत से चैनल्स देखते होंगे जो सीधा जिनका सरोकार आपसे है। तो क्या यही होता रहेगा? आज इनका टारगेट और नंबर कल मेरा है, परसों किसी और का है। इसके ऊपर ज़रूर लगाम लगनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, ये डिजिटल वर्ल्ड है, मोदी जी का आधुनिक भारत है, इसमें कुछ छिपता नहीं है। जिन लोगों ने भी इस वारदात को अंजाम दिया, जिन्होंने भी इन पत्रकार बहन भाई का घर जलाया है, आप सोचिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है, कानून पर, पुलिस पर पूरा भरोसा है कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और उन लोगों तक, उन मुजरिमों तक पुलिस का शिकंजा ज़रूर पहुंचेगा जिन्होंने आकर के इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मैं पुरजोर अपील करता हूं हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से भी कि जिन्होंने भी इनके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया या जिन्होंने खुशबू को इस तरीके की धमकियां दी हैं, लगातार धमकियां दी हैं, इनके पास सब कुछ अब भी मौजूद है, उस पर भी कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। बस जाते जाते इतना कहूँगा और आप लोगों से भी कहूँगा, घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम साथ हैं, पूरा समाज साथ है, मीडिया फ्रेटर्निटी साथ है, वकीलों की बड़ी टीम आप लोगों के साथ में है। और मैं इतनी भी उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों से भी कि ऐसे लोगों का, न सिर्फ इनका, हमारा, बल्कि हर उस शख्स का, हर उस पत्रकार का जो सच्चाई के साथ आपके लिए हर दिन रात खड़ा है, उसके लिए आप भी साथ खड़े हो। ये उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।